वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की टेस्ट क्लास नंबर 26 लेके आए हैं, यानी 26वीं क्लास हमारी डोज की है। रोज प्रतिदिन 50 क्वेश्चन आपको रोजाना लाइव टेस्ट शाम 8 बजे प्राप्त होते हैं। राजस्थान इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल से संबंधित राजस्थान के जितने भी ओवरऑल एग्जाम है जहां राजस्थान जीके की चर्चा होती है, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रोज हमारे सवाल आपके जवाब की क्लास में रोज 8 बजे आप पहुंच जाया करो। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो ध्यान रखना, इससे पहले 25 क्लास हमारी मिल चुकी है, हर रोज एक क्लास मिलती है। तो आज 26 नंबर क्लास की चर्चा हम करने जा रहे हैं। पेन कॉपी हाथ में ले लेना और क्वेश्चन को साथ साथ में देखना क्या इसका उत्तर है, आंसर लिखना। और लास्ट में 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो मुझे जरूर कमेंट करके बताने हैं। ये काम जरूर करना है। पेन और कॉपी अपनी साथ में लेके रखनी है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको उतारना है। और क्योंकि मैं एक टॉपिक से 5-7 क्वेश्चन एक साथ लेता हूं, तो जिस टॉपिक में आपकी समस्या आ रही है वीडियो के बाद उस टॉपिक को पढ़ना है। अगर आप जैसे मैं कहूंगा वैसे मानते रहोगे और फॉलो करते रहोगे बातों को, तो निश्चित रूप से आपका राजस्थान जीके पूरा कवर हो जाएगा, एकदम तैयार हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका पीछे नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। कितना आसान क्वेश्चन आपके, देखो। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात से लगती है और पाकिस्तान से लगती है। बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, सिरोही। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। ये हमारा प्यारा राजस्थान, जैसे जैसे है मैं बना रहा हूं बस, ये हमारा प्यारा राजस्थान। और इस राजस्थान की स्थिति ये है। अब इसमें देखिए कि गुजरात, ये पाकिस्तान है, ये गुजरात से क्या बाड़मेर लगता है? बिल्कुल। जालोर नहीं, सिर्फ गुजरात से लगता है। जैसलमेर पाकिस्तान से सिर्फ, और सिरोही गुजरात से लगता है। लेकिन उत्तर क्या हो जाएगा? बाड़मेर जिला हो जाएगा, जो एकदम पाकिस्तान से सीमा बनाता है। थोड़ी सी किससे? गुजरात से बनाता है ये, और बाकी पाकिस्तान से बनाता है। बाड़मेर जिला। दूसरा क्वेश्चन, अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्का पिंड गिरे। यानी अंतरिक्ष मेहमान किसको कहा गया? जो उल्का पिंड है उनको कहा गया है कि उनकी राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सबसे पसंद की जगह जहां वहीं आके गिरते हैं। एक दस का मतलब 10 सालों में 9 आके गिर गए, यानी एवरेज हर साल एक हो गई। एवरेज हर साल एक हो गई। तो वह कौन सा क्षेत्र है जहां पे हर साल एक उल्का पिंड या दशक में 9 उल्का पिंड आके गिरे? और 2007 के थर्ड ग्रेड के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने यहां डाल दिया। तो सबसे ज्यादा हमारे उल्का पिंड गिरते हैं थार के रेगिस्तान अंचल में, ध्यान रखना। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में सबसे ज्यादा उल्का पिंड गिरते हैं। और कई दिनों से घटना मिलती रहती है। अब आपको पता है वर्षा काल शुरू हो गया, कहीं ना कहीं आपको पश्चिमी राजस्थान में जैसे निमन दाब होगा ना, आपको कहीं ना कहीं सूचना मिलती रहेगी कि आज बीकानेर या वहां उल्का पिंड गिर गया। क्योंकि हम तो इस क्षेत्र में रहते हैं, जैसे संभाग है बीकानेर, तो यहाँ कई बार सूचना मिलती रहती है, बाड़मेर या कहीं भी। तो जो विद्यार्थी है उसको पता होगा। तो थार का रेगिस्तान अंचल। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? देखो, आरएस प्री 2007 में आया था। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी भरतपुर अलवर को कहते हैं, कोटा बूंदी को कहते हैं, सवाई माधोपुर ये बांसवाड़ा डूंगरपुर को कहते हैं, या नागौर अजमेर को कहते हैं। कुब्बड़ पट्टी यहाँ पे, यानी जिस ये जो क्षेत्र है वहां पे फ्लोरोसिस की मात्रा पाई जाती है और कूब निकल जाती है, जिसको कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। दांत खराब हो जाती हैं, हड्डियां जो पिघलने लग जाती है, वो उस प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा नागौर अजमेर बेसिन में पाया जाता है। कौन से जिले में मानव बसावट संरचना ह्यूमन सेटलमेंट का घनत्व अधिक है? आरएस प्री 2007 में यह भी आया हुआ है। कौन से जिले में मानव बसावट यानी मानव के रहने के क्षेत्र में ह्यूमन सेटलमेंट का घनत्व अधिकतम है? अजमेर में, बाड़मेर में, श्री गंगानगर में, सिरोही में। 4 जिलों में से कौन सा होगा? कहने का मतलब जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व ज्यादा किस क्षेत्र में है? मानव के बसाव के आधार पर। अब वैसे तो आप जानते हो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, लेकिन यहाँ 4 ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर। क्या हो जाएगा? अजमेर। आजकल जरूरी नहीं है कि प्रथम शुरुआत के 5 जिले पूछ ले, घनत्व वाले और अंतिम वाले पूछ ले। एग्जामिनर किसी भी प्रकार से पेपर में पूछा जा सकता है। आज से मान के चलो 13-14 साल पहले ये आरएस प्री में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा जोड़ा गलत है? गग्गर नाली क्षेत्र है, सेवण घास अलवर क्षेत्र में पाई जाती है, मालवा बाढ़ बाड़मेर में क्षेत्र में पाया जाता है, मलवा बाढ़ और संगमरमर नागौर में पाई जाती है। कौन सा जोड़ा है इसमें गलत है?
तो सीधा सा दिखाई दे रहा है आपको कौन सा जोड़ा गलत है। तो जो सेवण घास है वो अलवर में भी नहीं पाई जाती। सेवण घास की मात्रा पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर के आसपास देखने को मिलती है, तो ये जोड़ा गलत हो गया। राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे स्तर से भी नीचे है? राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल स्तर उसके पास ही नदी के पेटे स्तर से नीचे है, यानी ये नदी बह रही है, इसका जो धरातल है वो नीचे है। यानी हम कहते हैं ना कि उस नदी में बाढ़ आने के कारण वो क्षेत्र डूब जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? बालोतरा। बालोतरा लूनी नदी के पेटे से नीचे है। और कहते हैं जब नाग पहाड़ी में, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अजमेर की नाग पहाड़ी में जब बारिश होती है तो राजस्थान का कौन सा शहर डूब जाता है? अब जिस विद्यार्थी को पता है ना कि इस नाग पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है और लूनी नदी बालोतरा के पास, इस बालोतरा शहर से नदी यानी पेटे के ऊपर से शहर के ऊपर से बहती है, तो लूनी नदी देखो, नागपाड़ी में बारिश होगी तो लूनी नदी में बाढ़ आएगी। बाढ़ आएगी तो कौन सा क्षेत्र डूबेगा? बालोतरा शहर, जो कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है। वैसे हनुमानगढ़ जंक्शन भी डूब जाता है घग्गर नदी के कारण, लेकिन इतना चर्चित नहीं है जितना बालोतरा वाला क्षेत्र है। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? सिरोही में, उदयपुर में, अलवर में, जयपुर में। और ये खास भी है, क्यों प्रसिद्ध है आपको पता है? जरगा पर्वत जरगा की पहाड़ी है इस पर कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर। जरगा पर्वत कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर अक्सर इस क्वेश्चन को पूछता है। तो ये हमारी जो क्लास चल रही है 8 बजे की क्लास, उस क्लास का नाम है हमारे सवाल आपके जवाब। और 9 बजे जो क्लास मिलती है पूरी डिटेल के साथ आपको टॉपिक मिलता है। जैसे आज आपको 9 बजे मिलेगा राजस्थान उच्च न्यायालय, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में स्पेशल टॉपिक है राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित, राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में पूरे संदर्भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो भारत में सबसे प्राचीन श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है और सबसे नवीन पूछे तो हिमालय पर्वतमाला। सबसे नवीन हिमालय, सबसे प्राचीन अरावली। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, झालावाड़, जयपुर, प्रतापगढ़। चारों में से कौन सा जिला अर्ध शुष्क जिसकी जलवायु है, यानी न तो शुष्क है और न ही उपाद्र जलवायु है? अर्ध शुष्क में आ जाएगा जोधपुर, क्योंकि झालावाड़ तो आर्द्र है, जयपुर में उपाद्र है या आर्द्र कह सकते हैं, यहाँ अति आर्द्र है। प्रतापगढ़ ये भी क्षेत्र आर्द्र वाले हैं, तो इसमें से ऑप्शन सीधा आ जाता है। कई बार एग्जामिनर इतना सरल क्वेश्चन दे देता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जोधपुर। राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है, बहुत ही आसान, बहुत ही खास तरीके से आपने पढ़ रखा है, भूलते नहीं हो। और बड़ी बात, क्योंकि जब भी आप नई बुक लेके आते हो तो पहला टॉपिक यही होता है राजस्थान की सामान्य जानकारी। जब भी आप हर 6 महीने बाद कोई ना कोई बुक लेके आते रहते हो और पहला टॉपिक सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी पढ़ते हो, नदियां पढ़ते हो और भौतिक प्रदेश पढ़ते हो, इतने में कोई एग्जाम हो जाता है। तो हम जल्द ही जो विद्यार्थी बीएसटीसी के पीटेट के बीएसटीसी पीटेट के जो खास करके विद्यार्थी हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज की प्रक्रिया रहेगी, एक सप्ताह में 2 टेस्ट आपको मिल जाएंगे, टॉपिक आपको मिलेंगे। और मान के चलो आप हर सप्ताह में 2 टेस्ट होंगे तो कम से कम 4 दूनी 8, 8-9 टेस्ट हर महीने मिलेंगे आपको। ठीक है, बीएसटीसी और पीटेट का ध्यान ना, कोरोना निकलते ही सबसे पहले 2 एग्जाम होंगे, बीएसटीसी पीटेट। और इसका हमारा चार्ज रहेगा 200 रुपए पर मंथ, यानी मान के चलो 8 टेस्ट आपको हर महीने मिलेंगे, 200 रुपए में टेस्ट मिलेंगे। और बीएसटीसी पीटेट के लिए खास करके एकदम बढ़िया तरीके से रीजनिंग, आपकी हिंदी, इसके अलावा जीके, जो भी आपका मैटर होगा इस बीएसटीसी पीटेट के लिए वो आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। और आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है, संपर्क नंबर कह सकता हूं मैं 8094496272, इस पे व्हाट्सअप कर लेना। और अगर आप महीने के 200 रुपए जमा करवाओ और आपको 8 टेस्ट मिलते रहेंगे, हर बुधवार या जो भी वार होगा मैं आपको बता दूंगा और ये टेस्ट मिलते रहेंगे। इसके अलावा कोई पटवार का इच्छुक है जिसमें हिंदी, रीजनिंग और राजस्थान जीके है, पटवार का है, वनपाल वन रक्षक जीके का लेना चाहता है वन रक्षक, तो उनके लिए भी उपलब्ध है। हर मंथली 200 रुपए है, हमारा ध्यान रखना। और 8 टेस्ट आपको प्राप्त होते रहेंगे हर मंथली। तो ये बहुत खास टेस्ट प्रक्रिया होगी, जो देगा उसको पर्सनली टेलीग्राम पे खुद के या इस व्हाट्सएप पे टेस्ट उपलब्ध करवा दिया जाएगा, उसकी आंसर की उसके बाद में उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये अगर आप कोई लेना चाहते हो तो मुझसे संपर्क कर लेना आप इस नंबर पे। बीएसटीसी पीटेट इसके लिए तो है ही प्रॉपर, इसके अलावा कोई पटवार, रीट, वनपाल, वन रक्षक कोई भी चाहता है। और रीट के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बता देता हूं, अगर कोई विद्यार्थी
स्पेशल रीट का लेना चाहता है, ध्यान रखना, अगर कोई विद्यार्थी रीट का स्पेशल लेना चाहता है, ध्यान रखना, तो भी उसके लिए स्पेशल है, स्पेशल रीट का आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्पेशल रीट का मिल जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी लोग पूरे 150 प्रश्नों का वीडियो का कम से कम 10 टेस्ट होंगे आपके और पूरा सिलेबस मिल जाएगा। उसका हमारा हर सप्ताह टेस्ट होगा, मंथली कैसे भी है आपको टेस्ट मिल जाएगा। उसका चार्जेस भी यही 200 रुपये पर मंथ रहेगा। अगर कोई रीट के विद्यार्थी है तो भी 8094496272 पे आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर से। ठीक है, तो राजस्थान के वे जिले जहां कर्क रेखा गुजरती है तो उत्तर आ जाएगा कौन सा, दो ही जिले हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? गोगुंदा कहाँ पे? उदयपुर में। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, इधर कुंभलगढ़ हो गया, इधर गोगुंदा हो गया। इन दोनों के बीच पठार है, उसका नाम क्या है? बहुत बार पेपर में आता है ये क्वेश्चन, तो इसको कहते हैं बुराट का पठार। गोगुंदा और कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार है? तो बुराट का पठार। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? अरावली पर्वत श्रेणी का जो विकास हुआ था वो किस काल में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल, मेसोजोइक काल में, पेलियोजोइक काल में या मेलोजोइक काल में? ये कालों के नाम है, प्री कैम्ब्रियन, मेसोजोइक, पेलियोजोइक, मेलोजोइक। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, यहाँ तक एग्जामिनर हमारे से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, लेकिन कुछ पहाड़ियों की जो विकास की कहानी है वो पूछ सकता है, सीधा सीधा पेपर में आता है। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था, इसका विकास हुआ था। इसको अवशिष्ट पर्वतमाला कहते हैं क्योंकि अब ये टूट रही है लगातार और विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। बरखान क्या है? बरछान क्या है या बरखान का है? विशेष आकृति के बालू के टीले हैं, सामूहिक रूप से नाच गाने के साथ फसल काटने का काम करने वालों को कहते हैं, राजाओं द्वारा सैनिकों को युद्ध में जाते समय दिया जाने वाला प्रतीक है, या राजस्थानी महिला की एक पोशाक है। बरखान, ध्यान रखना, विशेष आकृति के बालू के टीले हैं, इस प्रकार के ये बरखान बनते हैं। ये इस प्रकार के, ये शेखावटी क्षेत्र में खूब मिलते हैं। ये इस प्रकार के, यहाँ से हवा आती है ऐसे उड़ उड़ के और ये मिट्टी यहाँ से उठाते रहते हैं, इधर ऊपर डालते रहते हैं, ऐसे ये अर्धचंद्राकार बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं? बरखान कहा जाता है। राव मालदेव के पिता कौन थे? राव मालदेव के पिता कौन थे? राव गांगा, राव जोधा, राव चूड़ा, राव सिया। कई बार पेपर में सीधा पूछ लिया जाता है। अभी लाइब्रेरियन का जो पेपर हुआ था 2019 में, जो रद्द हुआ था दिसंबर 2019 में, उसमें सीधा ही पूछ लिया राव मालदेव का संबंध किस रियासत से है? तो उत्तर आ जाएगा मारवाड़ से, और ये राठौड़ वंश के शासक थे। अब यहाँ पूछ लिया मालदेव के पिता, क्यों पूछा जाता है मालदेव के पिता को? उसके पिता थे राव गांगा, क्योंकि राव मालदेव अपने पिता राव गांगा को गद्दी पर बैठे थे। राव मालदेव अपने पिता राव गांगा को मारकर गद्दी पर बैठते हैं, इसलिए मालदेव को मारवाड़ का पितर हंता कहा जाता है। याद रखना, मालदेव 1531 से लेकर 1562 तक जोधपुर के शासक रहते हैं। गिरी सुमेल का जब युद्ध आता है तो किसकी नाम आता है? मालदेव का ही नाम है आता है, 5 जून 1544 को जो हुआ था। अगला, 1531 ईस्वी में जोधपुर के किस शासक का राज्याभिषेक हुआ? अभी मैंने आपको बताया था 1531 ईस्वी में किस जोधपुर के शासक का राज्याभिषेक हुआ? राव गांगा, राव रणमल, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। तो सही जवाब है राव मालदेव का राज्याभिषेक हुआ था। राव मालदेव का जो मृत्यु हुई थी 1562 में हुई थी, और इसको 52 युद्धों का विजेता और हसमत वाला शासक कहा जाता है। राव मालदेव का पुत्र था राव चंद्रसेन, जो 1562 में गद्दी पर बैठा और 1581 तक राज करता है और अकबर की कभी दीनता स्वीकार नहीं करता। राव मालदेव के पिता कौन हो गए? राव गांगा। 5 जून 1531 को राव मालदेव का राज्याभिषेक किस स्थान पे हुआ? पहले तो हमने देखा 1531 में मालदेव गद्दी पर बैठा। अब ये कि इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो मालदेव एक बड़ा शासक था। तो 5 जून 1531 को राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? देखो, जोधपुर, भादराजून, सोजत, नागौर, सारे मारवाड़ के क्षेत्र हैं। उत्तर क्या लिखोगे? सोजत पाली में। कहाँ पे? सोजत पाली के अंदर मालदेव का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक मतलब गद्दी पर बिठाया गया, सोजत पाली के अंदर। श्रीनाथ द्वारा सिहाड़ में राज सिंह द्वारा कब श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई गई? अब आपने ये सुना है कि औरंगजेब से बचने के लिए जो वृंदावन के जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, वो राज सिंह के पास आते हैं श्रीनाथ द्वारा, जिसमें उसका पहले नाम होता है सिहाड़। वहां आके श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। अब बात आती है श्रीनाथ द्वारा, पेपर में पूछे श्रीनाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या था? सिहाड़ था। ये पहले सिहाड़ में मूर्ति स्थापित की और उसके बाद में इसका नाम श्रीनाथ द्वारा हो गया। राज सिंह के द्वारा श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई। अब कब की गई?
1669 में, 1670 में, 1671 में, 1672 में। अब राज सिंह का कालक्रम बता देता हूँ, 1652 से लेकर 1680 तक गद्दी पर बैठा। अब सारे ऑप्शन है इसके अंदर, आपका उत्तर क्या होगा? 1671 ईस्वी में। 1671 ईस्वी में श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथ द्वारा में स्थापित करवाई जाती है। आबू में 11वीं से 13वीं शताब्दी में बने 5 जैन मंदिर, जिन्हें देलवाड़ा के जैन मंदिर के नाम से पुकारा जाता है, किस शैली में बने? 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य 5 जैन मंदिर है, अलग अलग, क्योंकि 24 तीर्थंकर थे। कोई आदिनाथ है, आदिनाथ ऋषिदेव जी है, महावीर जी को समर्पित है, पार्श्वनाथ को समर्पित है, ऐसे। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहलाते हैं। वो किस शैली में बने हैं? तो याद रखना, मारू गुर्जर शैली में। मारू गुर्जर का मतलब प्रतिहार, महामारू गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान के किस शिलालेख पर उस समय के नगरों के प्राचीन नामों को अंकित किया गया है? यानी किस शिलालेख पर प्राचीन जो नाम है, शहरों के प्राचीन नाम हुआ करते थे, उस समय लिया जाते थे, उनके नाम अंकित किए गए हैं। बिजोलिया शिलालेख। तो भी राजस्थान में चौहानों का काल पढ़ोगे ना आप, चौहान वंश कहीं भी पढ़ोगे तो ऐसा ही आएगा। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसकी स्थापना तब हुई, बिजोलिया। अब एक एक सुना होगा आपने कि 551 ईस्वी में बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का, यानी सांबर के चौहानों का संस्थापक वासुदेव चौहान था। तो ऐसे तिथि अंकित की हुई है प्राचीन नामों की। मायरारी गुफा से किसका संबंध है? महाराणा प्रताप का, महाराणा उदय सिंह का, राव चंद्रसेन का, महाराणा अमर सिंह। किसने पढ़ा है? हल्दी घाटी का युद्ध, उससे किसी न किसी रूप से ये संबंधित है। तो मायरारी गुफा महाराणा प्रताप से संबंधित है। क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में जब सेना भेजी तो उनका मुख्य हेड था, कौन सा क्षेत्र था? अजमेर क्षेत्र था। अजमेर में जो दुर्ग है, कौन सा? मैगजीन का दुर्ग। तो मैगजीन का दुर्ग है, वो अकबर का शास्त्रागार था, यानी वहां इसने रखे थे अस्त्र शस्त्र। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपना जो केंद्र बनाया था वो मायरारी गुफा को बनाया था। जैसे मान सिंह ने अजमेर को बनाया था, वैसे इसने मायरा की गुफा को बनाया था। डाबी व जीवनी क्या है? डाबी व जीवनी क्या है? राजस्थानी पगड़ियों के प्रकार है, रियासतकालीन सिक्कों के प्रकार है, या महाराणा अमर सिंह के समय सरदारों के प्रकार है, या जैसलमेर के रावल हर राज के समय मिसलों के प्रकार है? तो उत्तर हो जाएगा डाबी व जीवनी जैसलमेर के रावल हर राज के समय मिसलों के प्रकार है। अब आपने पढ़ा होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था मिसल क्या होता है। राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिसल होते हैं। और उन मिसलों के अलग अलग नाम होते थे, ध्यान रखना। गुर्जर समाज का सबसे बड़ा पौराणिक तीर्थ स्थल कहाँ पे है? गुर्जर समाज का सबसे बड़ा पौराणिक तीर्थ स्थल देवधाम जोधपुरिया टोंक, अन्नपूर्णा डुंगरी टोंक, राजमहल टोंक, या नगर टोंक। इसका सही जवाब क्या हो जाए? तो गुर्जर समाज का, ध्यान रखना, नाम सुना होगा आपने, असिंध भीलवाड़ा देव नारायण जी गुर्जर समाज के थे। देवधाम जोधपुरिया टोंक में उनका मंदिर है, तो वहां पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बिजोलिया के नया गांव में 1000 वर्ष पुराने परमार शासकों के समय भूमिज शैली में बनाए गए एक दुर्लभ विष्णु मंदिर का पता चला है। यह बिजोलिया स्थान किस जिले में स्थित है? बिजोलिया, किसान आंदोलन से आप वाकिफ हैं तो पता है आपको बिजोलिया कहाँ पे है। इसके बाद में ये क्वेश्चन दिया, एक दुर्लभ विष्णु मंदिर का पता चला है। तो बिजोलिया कहाँ पे? भीलवाड़ा में है, जिसको ऊपर मालिया विजयवल्ली के नाम से पुकारा जाता था। ये बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए सबसे ज्यादा क्षेत्र प्रसिद्ध है। रूठी रानी का महल व हजारेश्वर मंदिर, जो कि अजंता और एलोरा की प्रतिमाओं से समानता रखते हैं, किस जिले में स्थित है? रूठी रानी का महल और हजारेश्वर मंदिर, जो कि अजंता, महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा, जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, उनकी प्रतिमा जहां बनी है उससे समानता रखते हैं, वो किस जिले में है? उदयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा। रूठी रानी का महल कहाँ पे है? देखते हैं कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। ये रूठी रानी पता है कौन सी है? मालदेव की पत्नी उमादे नहीं है, जिसका अजमेर तारागढ़ में, ये रूठी रानी जहांगीर से रूठी थी, वो है। जहांगीर की एक बेगम थी, वो रूठ गई थी, उसका मंदिर, ये महल अजमेर में बना हुआ है। मंदाकिनी मंदिर कहाँ स्थित है? मंदाकिनी मंदिर मांडल में, भीलवाड़ा में, बिजोलिया में, या जहाजपुर में? मंदाकिनी का मंदिर कहाँ स्थित है? ध्यान रखना, बिजोलिया, भीलवाड़ा में मंदाकिनी का मंदिर स्थित है। कलात्मक खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 16 कलात्मक, 26 नहीं, 16 कलात्मक जो छतरियां हैं उनका मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, ये 26 नंबर क्वेश्चन है। वैसे वैसे 16 कलात्मक खंभों की छतरी कहाँ पे है? तो याद रखना, नागौर में है। 16 कलात्मक खंभों की छतरी पता है किसकी बनी हुई है? अमर सिंह राठौड़ की छतरी बनी हुई है। कटार के धनी जो मतीरेरी राण करण सिंह के साथ लड़ते हैं। दधिमती माता का प्राचीन मंदिर स्थित है।
दधिमती माता का मंदिर गोठ मंगलोद, मेड़ता सिटी, नागौर या पर्वतसर? तो है तो पता क्लियर हो गया, नागौर में है, लेकिन है कहाँ पे? तो दधिमती माता का मंदिर है गोठ मंगलोद, जो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, वहां ये बना हुआ है, नागौर में है। 11वीं शताब्दी की स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। 11वीं शताब्दी की स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना, यानी 11वीं शताब्दी में किस भावाल माता का मंदिर का निर्माण हुआ, दधिमती माता के मंदिर का निर्माण हुआ, नागौर दुर्ग का निर्माण हुआ, या राव अमर सिंह की छतरी बनी? तो ये अमर सिंह की छतरी तो बनेगी नहीं। देखो क्वेश्चन करने का तरीका होता है, तुक्का नहीं लगाना होता है। यहाँ देखो अमर सिंह की छतरी आ गई। अब ये अमर सिंह आपको पता है ना किसका पुत्र था? गज सिंह का पुत्र था। गज सिंह के दो पुत्र थे, एक तो जसवंत सिंह और अमर सिंह राठौड़। अब वो जसवंत सिंह को जानते हो आप? जसवंत सिंह जिसका पुत्र अजीत सिंह था, ये जसवंत सिंह जिसको शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी थी। और अब ये जसवंत सिंह आपको पता है 1638 से लेकर 1678 तक राज करता है। तो 11वीं शताब्दी तो हो ही नहीं सकती, छतरी इसकी तो कट गई सीधी सीधी। दधिमती माता के मंदिर ये प्रतिहार शैली में, नागौर दुर्ग का निर्माण भी बाद में हुआ था, तो इसमें ये दधिमती माता तो प्रतिहार शैली में बना हुआ है। तो मान के चलो 7वीं 8वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार थे, 7वीं 8वीं 9वीं थे, 11वीं शताब्दी तक तो लुप्त हो चुके थे, उसमें तो कुछ नहीं था। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? भवाल माता का मंदिर। हालांकि बहुत सारे नए विद्यार्थी उनको पता नहीं होता है कि कौन सी शताब्दी कब आ गई, जो बड़े अब तक लगातार अध्ययन कर रहे हैं ना, तो वो इस प्रकार के क्वेश्चनों को काट कर फिर किया करो। चार भुजानाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? चार भुजानाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? ये तो आपने सुना, ये मेड़ता सिटी नागौर के अंदर है। जोधपुर की ख्यात जिसमें है वह युद्ध कौन सा है, कि युद्ध का वर्णन है? क्या चीज है? जोधपुर की ख्यात जिसमें, यहाँ पे डैश डैश है, लोभ का है, ठीक है, डैश डैश यहाँ दिया हुआ खालिस्तान है, वह युद्ध जोधपुर की ख्यात जिसमें के युद्ध का, यहाँ पे आ गया कि जोधपुर की ख्यात जिसमें के युद्ध का वर्णन है, वह युद्ध कौन सा है? यानी जोधपुर की ख्यात में किस युद्ध का वर्णन है? बस इतना याद रखना, ये थोड़ा दशमलव का कट गया। जोधपुर की ख्यात में किस युद्ध का वर्णन है? और ध्यान रखना दोस्तों, पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लास स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। टेलीग्राम पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लास स्टडी अड्डा ग्रुप है, उसमें आपको प्राप्त हो जाए, इसकी पीडीएफ आंसर सहित प्राप्त होती है। और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। किस युद्ध की जानकारी है? याद रखना, सुमेल, गिरी सुमेल का युद्ध, जो 5 जनवरी 1544 को मालदेव और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। और आप नाम जानते हो, जेता और कुंपा शहीद हुए थे, उसकी जानकारी है। अली बख्शी ख्याल सर्वाधिक प्रचलित है? अलवर में, जयपुर में, अजमेर में, कहाँ की? तो अली बख्शी, ऐसे अली ऐसे अलवर। डींग डीग निवासी किस व्यक्ति को नौटंकी के प्रचार प्रसार के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? डीग कहाँ पे है? भरतपुर में। डीग निवासी है, किस व्यक्ति को नौटंकी है, के नौटंकी करे तो वो नौटंकी एक होता है लोक नाट्य के प्रचार प्रसार के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? गिरिराज प्रसाद को, भूरेलाल को, शिवलाल मदेरणा को, या हरिकृष्ण राय को? तो याद रखना, भूरेलाल को डीग नौटंकी के प्रचार प्रसार के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। राजस्थान में किस स्थान की रामलीला मूक अभिनय पर आधारित है? राजस्थान में किस स्थान की रामलीला होती है? मूक यानी बोला नहीं जाता, सिर्फ अभिनय नाटक वगैरह किया जाता है, सिर्फ दृश्य दृश्य होता है, सिर्फ श्रवण नहीं होता, यानी बातें किसी को सुनाई नहीं देती, सिर्फ वो मूक अभिनय करते हैं। कहाँ की प्रसिद्ध है? पाटुंदा की, धौलपुर की, कामा भरतपुर की, बिसाऊ झुंझुनू की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने पहली बार सुना होगा। रामलीला देखी है ना, राम सीता लक्ष्मण रामायण? किस किस ने, मुझे कमेंट करके बताओ, किस किस ने गांव में जाकर रामलीला देखी है? रामलीला। और उसके बाद में दशहरा पर्व देखा होगा, दशहरा रावण को जलाते हैं। पहले बहुत सारी परंपरा हुआ करती थी, बड़े जबरदस्त तरीके से गांव में 9-10 दिन ये रामलीला चलती थी बड़ी जबरदस्त तरीके से। आजकल तो 2 साल तो ये कोरोना लेके बैठ गया, भीड़ वैसे ही इकट्ठी नहीं होती है। अब तो टीवियों में सीधा लाइव आने लग गया, मोबाइलों में, क्योंकि जब से मोबाइल का चस्का पड़ा है ना हर किसी को, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, फेसबुक का, सब कुछ चीजें छोड़ दी। जो प्राचीन परंपरा थी, रीति रिवाज, सब छोड़े जा रहे हैं, सिर्फ एक मोबाइल। मोबाइल को इतना लेके बैठे हैं, पास में कोई चार बैठे हैं ना, तो भी वो सारे मोबाइल चला रहे हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सारा सिस्टम मोबाइल वाला हो गया। और मैं आपको बता देता हूँ, मोबाइल एक कैंसर जैसी बीमारी है, और जिसको इतनी ज्यादा मोबाइल चलाने की लत पड़ी हुई ना, एक वो किताब नहीं उठा सकता। मजबूरी है, पास में किताब पड़ी है, उसका पढ़ने का जी नहीं करता है, ऐसी बीमारी लग चुकी है मोबाइल की। जितना दूर रखोगे, मोबाइल चलाओ अच्छी बात है, मनोरंजन करो, लेकिन जब पढ़ते हो तो मोबाइल को दूर दूर तक दिखाई नहीं देना चाहिए। वो पढ़ने का तरीका है, अगर कामयाब होना चाहिए। और अगर सारा दिन मोबाइल, आजकल तो इतने फ्री हो, ये इंस्टाग्राम, ये
व्हाट्सअप स्टेटस लगाने, फिर किसी को दिखाते हो रहा स्टेटस, ये कहानी बना रखी है आजकल। तो किताबें तो उठाते नहीं है, नई नई किताबें बोतला रखी है, लेकिन उठाने का काम नहीं है। ध्यान रखो, बढ़िया ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। आप मोबाइल को तब उठाओ जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना चाहते हो, ज्ञानवर्धक वीडियो। उसके अलावा किताब भी जरूरी है, किताब छोड़ दी तो समझ लो आपकी पढ़ाई से दूरियां होती गई है लगातार। तो बिसाऊ झुंझुनू के अंदर मूक रामलीला अभिनय किया जाता है। चार वेद जो संगीत दंगल रूपी लोक नाट्य विद्या है, कहाँ इसका संबंध किस जिले से है? चार वेद कला है, मैंने एक दिन आपको बताई थी। चार वेद संगीत दंगल रूपी लोक नाट्य विद्या है, ये टोंक की प्रसिद्ध है। जयपुर घराने की उपशाखा अंतरोली घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ जिन्हें रुलाने वाले फकीर के नाम से जाना जाता है। जयपुर घराने की उपशाखा एक है अंतरोली घराना, और उसके प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं जिनको रुलाने वाले फकीर के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसे घराने, ऐसे संगीतज्ञ हैं कि यानी दूसरे को रुला देते हैं, इसलिए इन्हें रुलाने वाले फकीर कहा जाता है। वह मानतोल खां, कौन है? मानतोल खां। मुमल भरतरी छेले तंबोलन स्वतंत्र बावनी नामक रमतों की रचना किसने की थी? मुमल भरतरी छेले तंबोलन व स्वतंत्र बावनी नामक रमतों की रचना किसने की थी? तेज कवि ने, जवाहरलाल पुरोहित ने, प्रताप सिंह ने। स्वतंत्र बावनी ग्रंथ है, याद रखना तेज कवि का है। स्वतंत्र बावनी किसका है? तेज कवि का, यहां से याद रह जाएगा। राजस्थानी नाटकों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थानी नाटकों के जनक किसे कहा जाता है? कन्हैया लाल पंवार को। कन्हैया लाल सेठ या नहीं है, वो साहित्य के हैं, नाटकों के कन्हैया लाल पंवार। पार्वती जोशी का संबंध है, पार्वती जोशी का संबंध किससे है? याद रखना फड़ चित्रकार है, राजस्थान की पहली फड़ चित्रकारी किसने की थी? पार्वती जोशी के द्वारा की गई। राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? और कल के वीडियो में भी मेरे ये राज्यपाल के क्वेश्चन थे, आज फिर आ गए। यानी राज्य में एक राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? याद रखना अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य में एक राज्यपाल होगा। जैसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत यह भी कहा गया है कि एक राज्य से दो राज्यों में भी एक राज्यपाल अपनी कार्य भूमिका अतिरिक्त कार्यभार के रूप में संभाल सकता है। राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इस क्वेश्चन में इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, हालांकि यहाँ पे ज्यादा एक मुख्यमंत्री और राज्यपाल दे रखा है। राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है हमेशा राज्यपाल, राज्य का प्रथम नागरिक भी राज्यपाल होता है। लेकिन जब क्वेश्चन आ जाए राज्य का वास्तविक संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री आएगा। ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन ऐसे कैसे पुट हो जाए तो राज्यपाल करना है। राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब देते हैं। राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होगा? तो हमेशा कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। वास्तविक जब आ जाए राज्य का नाम मात्र का प्रमुख कौन होगा? तो नाम मात्र होगा तो भी राज्यपाल, और सीधा आ जाए तो भी राज्यपाल। वास्तविक आते हैं मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है, राष्ट्रपति करता है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, शपथ उसको हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ये त्याग पत्र हमेशा राष्ट्रपति को देता है, ध्यान रखना, और बर्खास्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अब एक राज्य में राज्यपाल होगा, उसकी नियुक्ति भी की जाएगी, लेकिन उसका अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद भी याद करना है आपको। तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल बनने हेतु कितनी आयु अनिवार्य है? देखो, राज्यपाल से इतने क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपको। और जिस विद्यार्थी को एक क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना, तो वीडियो खत्म होने के बाद पूरा पढ़ लेना। राज्यपाल को 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ध्यान रखना, 3 पद है, एक तो राज्यपाल, एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति। तीनों के लिए आयु 35 वर्ष चाहिए, बस याद रखना। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीनों के लिए 35 वर्ष चाहिए। अच्छा, 30 वर्ष किसके लिए चाहिए? एक तो विधान परिषद का सदस्य बनेगा और एक राज्यसभा का सदस्य बनेगा, तो 30 चाहिए। 25 किसको चाहिए? विधानसभा का और लोकसभा का सदस्य बनेगा तो 25। अब पेपर में कई बार आ जाता है मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यता होती है, तो अगर किसी विद्यार्थी को यह पता होता है कि विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है तो उसको 25, प्रधानमंत्री बनना है तो भी 25। ठीक है, तो ये तीनों बातें याद रखना। और सरपंच बनने के लिए 21 साल होती है। राज्यपाल का कार्यकाल लगभग कितने वर्ष के लिए होता है? अब ऐसे प्रश्न आ जाए ना, राज्यपाल का कार्यकाल लगभग कितने वर्ष होता है, तो 5 वर्ष होता है, क्योंकि 5 वर्ष बाद उसको हटाया जाता है। वैसे पूछे तो राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, राष्ट्रपति तब चाहे उसको हटा सकता है। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लगा लो स्टार,
बहुत बार पेपर में पूछते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है ना, जो राज्य की मंत्रिपरिषद, उसमें कितने मंत्री हो सकते हैं? ऐसे थोड़ी अभी खूब सारे मंत्री मंत्री बना के छोड़ दिया। आपको पता है ना, राज्यों के अंदर मंत्री बनने के लिए लड़ते रहते हैं। अपने राजस्थान में तो मंत्रियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। आपने देखा होगा कुछ पहले विवाद हुआ था राजस्थान में, और ये सचिन पायलट और उनको पद से हटा दिया। आज तक उनको पद नहीं थे और मंत्री बना ही नहीं रहे। ध्यान रखना, विधानसभा के टोटल सीटों के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है ना, तो उसका 15% कर लो, कितने आएंगे? ठीक है, 30। 30 से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते। और राजस्थान में तो सारे मंत्री पद ही खाली पड़े, 30 नहीं है, मेरे को लगता है 15, पता नहीं 20 ही मंत्री है, बाकी सारे पद खाली। राजनीतिक नियुक्तियां भी नहीं हो रही है। यदि मंत्रिपरिषद, अच्छा ये क्वेश्चन आ गया तो इसका उत्तर भी दे देता हूँ। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है राजस्थान में? तो 30 हो सकती है। ध्यान रखना, 30 से ज्यादा नहीं बन सकते। और वैसे पूछे विधानसभा की 15%। यदि मंत्रिपरिषद की कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायक नहीं है, तो उसे कितनी अवधि के भीतर सदस्य के सदन की सदस्यता प्राप्त करनी चाहिए? यानी अगर किसी को मंत्री बना दिया और वो कहीं से विधायक भी नहीं है, तो कितने समय बाद उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है? कितने समय बाद उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है? तो याद रखना, 6 महीने के अंदर। अगर ग्रहण नहीं की तो उसको मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं विधानसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति या राज्यपाल के प्रति। तो याद रखना, राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब यहाँ क्वेश्चन आ जाए ना, राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, फिर उत्तर आएगा उसका राज्यपाल के प्रति। ये दो क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग करने वाले हैं। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष आपको पता है, श्रीमती सुमित्रा सिंह थी। और राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? वो महिला थी, यह विधानसभा अध्यक्ष है। तो हमारे कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। और सर्वाधिक लंबे समय तक पूछे तो रामनिवास मिर्गा थे। ये दोस्तों आपके 50% पूरे हो जाते हैं। आशा करता हूं आपने कॉपी पेन साथ में लिया है और इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है। जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से, देखो टॉपिक वाइज आ रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ पॉलिटिकल आ गया आपके लिए। इसके बाद में देखो ये संगीत वाला, लोक संगीत वाला, नोक लाटे वाला आ गया। इसके बाद में ये कुछ मंदिरों वाले आ गए। फिर यहाँ देखिए मंदिर आ गए। इसके बाद में कला संस्कृति के आगे मंदिर आ गए। फिर ये कुछ राठौड़ वंश से आ गया, मालदेव आ गया। यहाँ भौतिक प्रदेश आ गया आपके सारे, ये भौतिक प्रदेश सामान्य जानकारी से। तो इसमें से जो भी आपको क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको दोबारा जरूर पढ़ें, मेरी मान के दोबारा जरूर पढ़ें, ताकि आप उस क्वेश्चन को क्लियर कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। पूरा वीडियो देखा करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। और 9 बजे की क्लास में आज स्पेशल राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।